नमस्कार दोस्तों। मैं पायल अरोड़ा आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम इसी की क्लासेस कर रहे थे, उसके अंदर हमने फिफ्थ शिक्षा मनोविज्ञान स्टार्ट किया हुआ था। तो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हमने देखा था और लर्निंग के बारे में देखा था कि एजुकेशन के अंदर लर्निंग प्रोसेस क्या क्या रहता है। कुछ प्रिंसिपल्स भी कर लिए थे स्किनर को, लाइक कुछ ये सिद्धांत भी हमने देखे थे। इसी टॉपिक को आगे कैरी ऑन करते हैं। पहला थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जो हमने किया था। शिक्षा मनोविज्ञान को देखा था कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर लर्निंग करवाई जाती है, टीचिंग करवाई जाती है और ह्यूमन के बिहेवियर का जो पूरा का पूरा अध्ययन है उसको किया जाता है और जाना जाता है कि मनुष्य की क्या आवश्यकताएं हैं, बालक की क्या आवश्यकताएं हैं। उन्हीं आवश्यकताओं को बेस लेते हुए पूरी की पूरी जो लर्निंग का प्रोसेस है उसको और अधिक बेस्ट कैसे बनाया जाए, सारी की सारी विधियां शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आती हैं। कुछ डेफिनेशन देखी थी हमने इनकी, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दी थी। और इसका देखा था कि मेन पर्पस क्या है शिक्षा मनोविज्ञान का। तो विद्यार्थी की क्षमताओं और रुचि का विकास करना, की प्रक्रिया को सरल बनाना, इफेक्टिव बनाना, ज्यादा प्रभावशील बन सके, विधियों का चयन किस प्रकार किया जा सकता है, अनुशासन और सकारात्मक वातावरण किस तरह क्रिएट किया जाता है, इन सब के बारे में हमने देखा था कि शिक्षा मनोविज्ञान का मेन पर्पस क्या है। फिर इसका इफेक्ट क्या पड़ता है उसके बारे में देखा था कि अलग अलग प्रोसेस के ऊपर, विधियों के ऊपर क्या पड़ता है, पाठ्यक्रम पर क्या पड़ता है, बालक पर क्या पड़ता है, समाज पर। हमने ये सारी की सारी प्रोसेस क्लास के अंदर देखी थी। इसके अंतर्गत कुछ सिद्धांत आप लोगों को बताए थे कि कौन कौन से सिद्धांत काम करते हैं, उसके बेस के ऊपर लर्निंग प्रोसेस किया जाता है। तो हमने थॉर्नडाइक का कनेक्शनिज्म थ्योरी की थी, पावलोव का हमने क्लासिकल कंडीशन, स्किनर का ऑपरेट कंडीशन, प्याजे का कॉग्निटिव हमने देखा था। तो इन सिद्धांतों के बारे में हमने सारा देखा था। इन्हीं सिद्धांतों को आगे हम कैरी ऑन करते हैं। अधिगम के सिद्धांत पढ़े थे। तो अधिगम के सिद्धांत में पहला सिद्धांत हमने ये पहला सिद्धांत हमने पढ़ा था, कनेक्शनिज्म का सिद्धांत पढ़ा था। प्लीज किस तरह से हो? तो पहली थ्योरी हमने कनेक्शनिज्म संयोगवाद का सिद्धांत पढ़ा था। उसमें बताया था कि थॉर्नडाइक ने दिया था, बताया था कि किसके ऊपर प्रयोग किए थे, किस प्रकार प्रयोग किए थे। इसके अंदर इन्होंने तीन नियम बताए थे मुख्यतः थॉर्नडाइक ने। तो पहला था हमारा अभ्यास का नियम, दूसरा तत्परता का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम रहता था कि किस तरह चीजों के लिए तैयार होना जरूरी है, के साथ संबंध बनाना जरूरी है और उसका प्रभाव बनाना किस तरह जरूरी है। तो ये सारी चीजें तीनों एक साथ नियम काम करते हैं। इन नियमों को हमने पिछली क्लास के अंदर डिटेल में देखा था। दूसरा हमने कंडीशनल थ्योरी पढ़ी थी जो इवान पावलोव ने दी थी। घंटी और भोजन का आपको बताया था कि कुत्ते को बांध दिया गया था, के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे कि किस तरह घंटी को उस भोजन के साथ अनुबंधित कर दिया गया था, कनेक्ट कर दिया गया था और उसके द्वारा आदत निर्माण में ये सिद्धांत सबसे ज्यादा अपना रोल प्ले करता है। तो इस सिद्धांत को भी हमने डिटेल में देखा था। ये देखो यहाँ पर घंटी, भोजन और लार बताया था कि कुत्ते को अगर बांध दिया जाए भोजन देखकर तो लार का आना एक नेचुरल है प्रोसेस, लेकिन अगर उसी भोजन के साथ घंटी को कनेक्ट करके कनेक्शन बिठा दिया जाए और एक कंडीशन के रूप में उसको सेट कर दिया जाए तो घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। आपको कुछ एग्जांपल दिए थे एजुकेशन के अंदर भी, स्कूल की जैसे ही बेल बजती है तो भूख लगना एक नेचुरल हो जाता है। पहले तो भोजन को देखकर भूख लगती थी, टाइमिंग को देखकर भूख लगती थी, जैसे ही अब घंटी बजती है तो पता चल जाता है कि रिसेस हो गया है और अब भूख लगने का वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमने इस थ्योरी को भी हमने देखा था। फिर हमने बीएफ स्किनर की थ्योरी को देखा था। आपको बताया था प्रयास और त्रुटि से नहीं, जैसे थॉर्नडाइक कह रहे हैं कि बार बार करने पर, ये कहते थे कि रेनफोर्समेंट से चीजें पता चलती हैं। रेनफोर्समेंट पुनर्बलन जिसको हम बोलते हैं कि उससे चीजों का जो बल है वो ज्यादा बढ़ता है। मतलब अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसके बदले में अगर हमें पुनर्बलन दिया जाएगा तो हम उस चीज को ज्यादा एक्टिव बेस के ऊपर करेंगे। ये थ्योरी भी आपको डिटेल के अंदर बता दी थी। प्याजे की थ्योरी को हमने करना था। प्याजे की थ्योरी के अंदर बताया था कि चार प्रकार की स्टेज बताई हैं जीन प्याजे ने।
पहली स्टेज संवेदी, मॉडल स्टेज बताई, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताई, फिर ठोस संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बताई थी। संवेदी जो अवस्था होती है उसके अंदर इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों के द्वारा काम करता है, दूसरा कल्पनाशील हो जाता है, तीसरा उसकी तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है, और लास्ट जो जटिल और अमूर्त विचारों का उसके अंदर ज्ञान क्रिएट होने लग जाता है। और लाइफ टाइम इसके बाद हम इस अवस्था के अंदर रहते, 11 वर्ष से ऊपर लिखा हुआ ना ये, तो इसके अंदर ये रहते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा, इससे बढ़ावा मिलेगा, छात्र खोज पर आधारित लर्निंग प्रोसेस कर सकेंगे, सोचने और समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास होगा। अभी हम चलते हैं बेंडूरा पर, अल्बर्ट बेंडूरा। ये भी आपको बताया था कि बोबोडोल पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ये सारा एक्सपेरिमेंट आपको पहले पिछली क्लास के अंदर मैंने डिटेल में बता दिया था कि क्या क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और किस तरह देखा कि बच्चे व्यवहार की नकल करते हैं, उस नकल के माध्यम से ही बालक सीखता है। तो प्रस्तुतकर्ता कौन है? एल्बर्ट बंडूरा। देखो प्रयोग इनके देते हैं, बोबोडोल पर इन्होंने प्रयोग किए। ध्यान रखना बोबोडोल पर प्रयोग आए तो वो बंडूरा के ही हैं। एक्सपेरिमेंट आपको कुछ बता दिया था मैंने। इसमें बताता है कि अधिगम केवल प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं होता, मतलब डायरेक्ट चीजें नहीं सिखाई जा सकती। जरूरी नहीं है कि हर चीज डायरेक्ट सिखाई जाए, कुछ अनुकरण करके भी हम सीख सकते, चीजों को ऑब्जर्व करके भी हम सीख सकते हैं। तो बंडूरा इसी को ही प्रायोरिटी देते थे। उन्होंने कहा कि बल्कि अनुकरण से और ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी लर्निंग प्रोसेस है, कि कई बार चीजों को हम देख कर, कई बार अनुकरण करके उसको कॉपी करके अपनी लाइफ के अंदर अपनाते हैं, के द्वारा भी लर्निंग प्रोसेस होता है। तो बोबोडोल का उन्होंने इसी तरह एक्सपेरिमेंट का यूज किया, अलग अलग आपको बताया कि दिखाया गया और बोबोडोल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए। बोबोडोल क्या होती है कि एक डॉल रखा गया, जैसे ही उसको पुश करो वो वापस की ओर जाती है। तो अग्रेशन का बिहेव इसके द्वारा देखा गया कि न्यूट्रल किस तरह रहते हैं, कुछ बच्चे अग्रेसिव हो गए थे और कुछ बच्चे काफी डिसिप्लिन हो गए। अपन घरों में भी देखते हैं कि बड़ा भाई या बहन जिस तरह की है, छोटे भाई के अंदर वही आदतें होती है, वो देखता है घर में कि वो कैसे बिहेव करे। अगर सुबह उठते वो अपने मदर फादर को रिस्पेक्ट से बुला रहा है तो छोटे ही वो गुण विकसित हो जाते हैं। बड़ा अगर गालियां निकालता है तो बच्चा छोटा भी वो सीख जाता है। बड़ा काफी मैनरफुल है तो छोटा बच्चा भी उसी तरह उसको ऑब्जर्व करता है और उसको कॉपी करने की ट्राई करता है। तो ऑब्जर्वेशन के द्वारा और अनुकरण के द्वारा या पर्यवेक्षण के द्वारा, ये दोनों चीजें ऐसी रहती हैं जिसके द्वारा हम लर्निंग प्रोसेस कर सकते हैं, हम सीखते हैं लाइफ के अंदर। तो बंडूरा भी इसी बात पर बल देते थे कि अनुकरण के द्वारा और पर्यवेक्षण के द्वारा भी अधिगम होता है। बच्चे अपने आसपास के लोगों को देखकर उनके व्यवहारों की नकल करते हैं। छोटे बच्चे देखा होगा, प्राइमरी सेक्शन के अपन बच्चे देखते हैं तो क्या होता है कि घर जाकर वो टीचर को कॉपी करते हैं। अब टीचर अगर वेल मैनर्ड है तो बच्चे भी घर जाकर उसी को उसी मैनर्स बेस के ऊपर कॉपी करते हैं। टीचर के द्वारा कुछ अपशब्द बोले जा रहे हैं तो बच्चे भी उन चीज करते हैं। टीचर के द्वारा चलते फिरते बच्चों की थप्पड़ लगाया जा रहा है, पिटाई की जा रही है, तो बच्चे भी वैसे ही सर और मैडम बनकर अपने उन चीजों को अनुकरण करते हैं। इसके द्वारा पता चलता है कि बच्चे किस तरह स्कूल के अंदर रह रहे हैं और जो टीचर्स हैं उनका बिहेव किस तरह है। बच्चा उन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करके अनुकरण करता है। तो ये जो सिद्धांत है बेसिकली काम करता है, ये कहता है कि अनुकरण के द्वारा और पर्यवेक्षण के द्वारा, मतलब किसी चीज को कॉपी करना, किसी चीज को ऑब्जर्व करना, ये चीजें हमारे लर्निंग प्रोसेस में आती हैं। हम देखते हैं कि हमारे आसपास रीति रिवाज फॉलो करते हैं क्योंकि हमारी फैमिली के अंदर वो चीज रही है, तो हमने उन चीजों का अनुकरण किया। फिर हमने उस चीज को देखा कितना सही कितना गलत। अगर वो कुछ रीतियां फॉलो करते हैं, अगर वो बुरी है समाज के लिए, समाज को हार्म कर रही है, या ऐसे कुछ रीति रिवाज हैं जो कम्युनिटी को हार्म करते हैं, तो हम उनको चेंज करते, पहले ऑब्जर्व किया उसको, फिर उसी को ही कॉपी करते हैं और थोड़ा सा उनके अंदर रेनोवेट करके उन चीजों को थोड़ा सा चेंज करके अपनी लाइफ के अंदर उस चीजों को अपनाते हैं जिससे हम ना हो। तो चीजें अनुकरण के द्वारा और ऑब्जर्वेशन के द्वारा, पर्यवेक्षण के द्वारा भी सीखी जा सकती हैं। जैसे यदि बच्चा देखता है कि कोई मित्र शिक्षक की प्रशंसा करता है तो वो भी वैसा करता है और वैसा ही व्यवहार करेगा। अगर उसने देखा कि मेरा जो दोस्त है या मेरा बड़ा भाई है या मेरे से बड़े क्लासमेट्स हैं या मेरा खुद का क्लासमेट्स है या मेरे से अगली क्लास के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं जिनके साथ मैं खेलता हूँ, अगर वो टीचर की प्रशंसा कर रहे हैं, टीचर के लिए अच्छा बोल रहे हैं, तो वो बच्चा भी वैसा ही सीखेगा और टीचर के लिए एक अच्छी अपनी सोच बनाएगा। और वो देखता है कि टीचर के लिए बच्चे गलत बोल रहे हैं, उन्हें कोई नेम दे रहे हैं, उन्हें उनकी टांग खींच कर रहे हैं, तो वो बच्चा भी उन्हीं चीजों को सीखेगा और वो भी
करेगा। तो अनुकरण के द्वारा और ऑब्जर्वेशन के द्वारा, पर्यवेक्षण के द्वारा बालकों के द्वारा सीखा जाता है। जैसे शिक्षक और अभिभावक को आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, अपने आप को एक आइडियल रूप में रिप्रेजेंट करना चाहिए, टीचर को और पेरेंट्स को, दोनों को ही। क्योंकि बच्चे सिर्फ स्कूल में ही नहीं, घर पे भी इसी तरह सीखेंगे। अगर पेरेंट्स काफी वेल मैनर्ड हैं, आपस में बहुत अच्छे से एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बालक भी उन्हीं चीजों को सीखेगा और रिस्पेक्ट करना सीखेगा। अगर पेरेंट्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, मदर फादर की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो बालक भी वही चीजें दोहराएगा और वही चीजें अपनी लाइफ में अपनाएगा। वही स्कूल में सिस्टम रहता है कि अगर टीचर काफी वेल मैनर्ड है, अच्छे से सबसे बात करते हैं, आप करके बोल रहा है, तू तड़ाक करके नहीं बोलते, तो बालक में भी वो गुण नहीं आएंगे, बालक भी वैसा नहीं बोलेगा, बालक भी रिस्पेक्ट से उन चीजों बोलेगा। सकारात्मक वातावरण में अधिगम को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि हमने इस चीज का पॉजिटिव फैक्ट लेना है। तो अगर माहौल इस तरह का सकारात्मक बनाया जाए, पॉजिटिव बनाया जाए, तो बालक उन चीजों को देखकर पॉजिटिव फैक्ट में ही जिएगा और पॉजिटिव ही अपनाएगा। अनुकरण द्वारा भाषा और सामाजिक कौशल का विकास होता है। बालक को भाषा सिखानी है, आप अगर आपस में उसी भाषा में बात करें, तो बालक धीरे धीरे उस चीज को अनुकरण करेगा, धीरे धीरे ऑब्जर्व करेगा और वही लाइफ में अपना लेगा। तो भाषा का विकास अनुकरण के माध्यम से सिखाया जा सकता है और सामाजिक कौशल भी सिखाए जा सकते भी हैं, वो अनुकरण के माध्यम से सिखाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गेस्टोल्टवाद। देखो, गेस्टोल्टवाद में कॉलर, कोफा और दामियर, ये तीन नाम हमारे को देखने को मिलते हैं, जिसे हम बोलते हैं समग्रवाद। गेस्टोल्टवाद जिसको हम बोलते हैं समग्रवाद, पूर्णाकार सिद्धांत भी इसके लिए नाम आ जाता है, ये नाम भी ध्यान रखना। पूर्णाकार सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, मतलब पूर्ण का अध्ययन करना, एग्रीगेट सभी चीजों को अध्ययन करना। तो इसका प्रयोग किया गया था चिंपैंजी पर। चिंपैंजी का नाम भी आप ध्यान रखिएगा, सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर इसका प्रयोग किया गया था, जो सक्सेसफुल हुआ था। डिब्बों को जोड़कर केला प्राप्त करना, तो इसके अंदर क्या किया गया था कि काफी सारे बॉक्स बना दिए गए थे, एक रूम टाइप बना दिया गया था, उसके अंदर काफी लकड़ी के छोटे छोटे बॉक्स रख दिए गए थे और केले कुछ ऊंचाई पर टांग दिए गए थे। अब वो सुल्तान नाम के चिंपैंजी को रूम के अंदर, जो वो पिंजरा टाइप रूम बनाया गया था, उसके अंदर बंद कर दिया गया। अब केले काफी ऊंचाई के ऊपर है, इसको हम कह सकते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी, या कह सकते हैं सूझ का सिद्धांत, ये नाम भी दे सकते हो इनको, सूझ का सिद्धांत। ये थ्योरी कहती है कि अचानक से हमारे माइंड के अंदर पूरी चीजों को ऑब्जर्व करके अचानक से एक आइडिया आता है और हम उस चीज को अपनाकर चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। तो समस्या समाधान के अंदर ये चीजें काफी वैल्यूएबल रहती है, ये सिद्धांत काफी वैल्यूएबल रहता है। तो वो सुल्तान चिंपैंजी को जो पिंजरे के अंदर बंद कर दिया गया था, तो वहां पर अंदर काफी सारे बॉक्स रखे हुए थे, अब केले थे ऊपर टंगे हुए। अब उसके माइंड में क्वेरी आ रही थी कि मैं इन केलों, उसने जंप करके देखा लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। उसने देखा कि यहाँ बॉक्स पड़े हैं, तो क्यों ना एक तरह से कहते हैं ना जुगाड़ करना, तो वो इस सिद्धांत की ही देन है। अचानक से वो चीजें माइंड में आई, उसने बॉक्स रखा और उसके ऊपर चढ़कर केलों को तोड़ लिया और अपनी भूख शांत कर ली। अब दूसरी बार भी कुछ इसी तरह का किया गया, केले थोड़ी और ऊंचाई पर कर दिए गए, तो उन्होंने देखा कि बॉक्स तो यहाँ पड़े हैं, तो ना एक के ऊपर एक बॉक्स रख के मैं उनको तोड़ लूं। मैंने ट्राई किया कि एक के ऊपर एक रखा बॉक्स और वो ऊंचाई पर थे, तो धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लम्स थी वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दी गई, केलों को और ऊंचाई पर टांगा गया। अब बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखकर उससे नहीं चढ़ा जा रहा था और वो केले नहीं उतरे थे। देखा उसने कि पिंजरे के पास एक डंडा पड़ा है, कुछ छोटे लंबे लंबे डंडे पड़े हैं, तो उसने क्या किया, उन डंडों को जॉइंट किया। बैठा बैठा अचानक ही उसके दिमाग में अंतर्दृष्टि का विकास हुआ, अचानक से सूझ विकसित हुई, और जैसे ही वो सूझ विकसित हुई, तो उसने क्या किया, उन डंडों को जोड़ा, उसके ऊपर और वहां केलों को तोड़ दिया। तो ये थ्योरी कहीं ना कहीं हमें बताती है कि जैसे ही हम प्रॉब्लम में पड़ते हैं, तो हमारे माइंड में अचानक से एक सूझ विकसित हो जाती है, एक अंतर्दृष्टि विकसित हो जाती है, और उसको अपनाकर चीजों को सीख कर हम अगर आने वाली लाइफ के अंदर अगर वैसी ही सेम प्रॉब्लम आएगी, तो हम उस चीज कर सकते हैं। तो ये सिद्धांत गेस्टोल्टवाद, सूझ का, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, समग्रवाद, पूर्णाकार, कोई भी नाम आ जाए,
ये सिद्धांत ही है, ये ध्यान रखना इनके अंदर बर्दामियर, कॉलर, कोफा ये सारे मिलकर इन्होंने समग्रवाद का सिद्धांत दिया था। तो गेस्टोल्टवाद कहा जाता है इनको, गेस्टोल्टवाद थ्योरी। देखो अधिगम, वो ये आ गया अधिगम अंतर्दृष्टि, इनसाइट से होता है, न कि केवल प्रयास और त्रुटि से। क्या बार बार आप ट्राई करते रहो वो चीज सोल्व नहीं हो रही। कई बार एग्जाम में इस तरह का हम बैठते हैं, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, एक बार कर लिया, दो बार कर लिया, और सेम मिस्टेक बार बार ही हम दोहरा रहे हैं और हमारे द्वारा देखने पर हमें समझ ही नहीं आ रही। क्या उस चीज को एक बार मूव ऑन कर दो, छोड़ दो, फिर अगले क्वेश्चन पर हम अब दोबारा पलट कर उसको देखते हैं, तो अचानक से ही हमारे माइंड में एक सूझ विकसित होती है, एक अंतर्दृष्टि, एक इंसाइट हमारी डेवलप होती है, और उसके द्वारा हम उसको कर लेते हैं, हमें वो आंसर मिल जाता है। तो ये सिद्धांत कहता है कि बार बार ट्रायल एंड एरर करने से, बार बार ट्रायल किया, कुछ एरर्स आए, ट्रायल किया, एरर आर्स, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बेस के ऊपर हम सीख सकते हैं, बार बार गलतियां कर करके सीख सकते हैं। लेकिन कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हमारे को गलतियां करना हमारे लिए सही नहीं होता, हम वहां पर गलती नहीं कर सकते। जैसे आप किसी मुसीबत में फंस गए हो, किसी बिल्डिंग के अंदर आग लग गई और आपको वहां से बाहर निकालना है, तो क्या वहां पर ट्रायल और एरर का जो प्रिंसिपल है उसको अप्लाई करोगे? नहीं, वहां हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वहां पर एरर हुआ तो जान जा सकती। अब वहां पर इनसाइट थ्योरी काम करेगी। अचानक से आप कुछ ना कुछ इस तरह का जुगाड़ करोगे, अचानक से आपके माइंड में कुछ ऐसी सोच विकसित होगी और आप उस चीज का सोल्यूशन निकाल लोगे। वहां पर इनसाइट थ्योरी काम करेगी, वहां पर ये गेस्टोल्ट वर्ड जो पूरी समस्या को आपने देखा पूर्णाकार, कि देखा कहां से कौन सी विंडो है, कौन सा गेट है, किस तरह यहाँ से बाहर निकला जा सकता है, इसका क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है। पहले पूरी परिस्थिति का मुआयना करोगे, और देन अचानक से कुछ आइडिया आपके दिमाग में आएगा, और उस आइडिया के द्वारा आप प्रॉब्लम का कर लोगे। तो इनसाइट थ्योरी कहती है कि ट्रायल एंड एरर हर जगह काम नहीं करता। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर हमें एरर करने के चांसेस नहीं मिलते, अगर हम एरर करेंगे तो अपनी लाइफ से जाएंगे। तो वहां पर सवाल ही नहीं है कि हम एरर को लेकर चले साथ में अपने, कि गलतियां करें, हम नहीं, गलतियां नहीं करें, वहां पर सीधा हमें सोल्यूशन ही करना है। अब फाइनल एग्जाम में बैठे हो तो क्या वहां पर ट्रायल और एरर को अप्लाई करोगे? कि वो फाइनल एग्जाम है, तो आप उस एरर को अप्लाई नहीं कर सकते। आपको वहां पर इनसाइट थ्योरी का ही लेना पड़ेगा टारगेट, कि इनसाइट्स के द्वारा, अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा, अपनी सूझ के द्वारा अचानक से उन देखना पड़ेगा। तो जब कोई व्यक्ति समस्या की संपूर्ण स्थिति को समझ लेता है, आपको ना कि पूरी कंडीशन को, चीजों को देखना, और तब अचानक समाधान उसे मिल जाता है। जैसे गणित का कठिन सवाल अचानक से हल आना, भाई कि बार बार आप क्वेश्चन कर रहे हो लेकिन इतने एरर आ रहे हैं कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रही। आपने अब ट्रायल एंड एरर एग्जाम के अंदर इस चीज को नहीं आप अपना सकते, कि बार बार करके दे, इतना टाइमिंग नहीं है, वहां पर टाइमिंग फिक्स है। अभी उस चीज को छोड़ दिया, नेक्स्ट अपना किया, देन अचानक से आपके दिमाग के अंदर स्ट्राइक हुआ कि हाँ, इसका ये सोल्यूशन है, इसको इस तरह से डील किया जा सकता है, इस तरह से किया जा सकता है, और वहां पर आपके अंदर दृष्टि अचानक विकसित कर आपने उसका सोल्यूशन निकाल लिया। एजुकेशन में इसका क्या रोल है? समस्याओं को संपूर्ण रूप करना, जो भी प्रॉब्लम है उसका पहले पूरा का पूरा जायजा किया जाएगा, उसके बाद पूरा मुआयना करने के बाद अचानक से हमारा वो कहना दिमाग की बत्ती जग जाती है, तो कुछ रहेगा कि अचानक से दिमाग की बत्ती का जगना और एक जुगाड़ आना, और उन चीजों से हमारा सोल्यूशन निकल जाना। तो ये रहता है इनसाइट थ्योरी के अंदर, छात्रों को सोचने और खोजने के अवसर देना, रटने की बजाय समझ पर जोना। देखो ये इनसाइट थ्योरी कहती है कि रटना नहीं है, रटना नहीं है, चीजों को समझो, चीजों को समझकर उसका सोल्यूशन, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हो तो आप कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा करके वो चीजों को पेश करो, उसका सोल्यूशन आप निकाल लोगे। लेकिन अगर आपने रट्टा लगाया हुआ है, आपने चीजों को रटा है, तो जैसा अगर वो लाइनिंग लिखी हुई है अगर वैसी नहीं आएगी तो आपको समझ। तो कई बार ऐसा होता है पेपर की लैंग्वेज इतना कॉम्प्लिकेटेड आ जाती है कि चीजें समझ ही नहीं आती, लेकिन अगर वो कंसेप्ट आपने समझना हुआ है तो इजीली आप उस चीज को समझ कर और आप उसका सोल्यूशन कर लोगे। लेकिन अगर रट्टा लगाया हुआ है तो उन चीज, हाँ, कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि आपने वो लाइनिंग पढ़ी नहीं। अगर समझा होता तो वो चीजें इजीली क्लियर हो जाती। देखो अलग अलग जो हमने थ्योरीज की हैं सारी, अभी 6 थ्योरीज कर ली हैं, उनको एग्रीगेट एक बार देख लेते हैं। कनेक्शनिज्म थ्योरी की, जिसको हम बोलते हैं सह संबंध थ्योरी भी बोलते हैं, इनके अदर नाम भी थोड़ा ध्यान रखना। थॉर्नडाइक ने दी उत्तेजना और प्रतिक्रिया के, स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच में संबंध बताया इन्होंने, कि एक स्टिमुलस है, उस स्टिमुलस को देखकर हम रिस्पॉन्ड करते हैं, एक प्रतिक्रिया है, उत्तेजना है, किसी चीज को देखकर हम उत्तेजित होते हैं और उस उत्तेजना के प्रति हम
रिस्पॉन्स कर लेते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये सहसंबंध का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत भी नाम इसके अंदर आ जाए तो ध्यान रखना। और अभ्यास और पुरस्कार पर जोर दिया जाता है कि प्रैक्टिस बार बार करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पुरस्कार नहीं मिलेगा। शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव की थ्योरी पर चलते हैं। नई उत्तेजना और पुरानी प्रतिक्रिया, जिन्होंने आपको वो भोजन और घंटी का संबंध बताया था, जिसको कंडीशनल थ्योरी भी कहते हैं। सशर्त अनुबंधन जिसको हम बोल सकते हैं, कंडीशनल थ्योरी भी इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर आदत निर्माण और भय निवारण किया जा सकता है। मतलब कोई नई आदत बनानी है, मतलब कॉन्सेप्ट से किसी चीज को है, आदत का निर्माण हम इस थ्योरी के द्वारा किए जा सकते हैं। जैसे भोजन के साथ घंटी को कनेक्ट किया गया, भोजन को देखकर लार आना नेचुरल प्रोसेस, लेकिन अगर घंटी को सुनकर लार आ रही है तो उस चीज को साथ अनुबंधित कर दिया गया, शर्त रखा गया, तो धीरे धीरे वो जो घंटी थी वो भोजन के साथ कनेक्ट हो गई और उसको लार आने लगी। तो इससे हम आदत निर्माण कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा किसी चीज से डरता है, डर का भी हम निवारण इससे कर सकते हैं। तीसरा हमने ऑपरेट कंडीशन पढ़ा स्किनर को। उन्होंने कहा कि परिणामों से व्यवहार में परिवर्तन आता है। जहां पर हमने रेनफोर्समेंट को पढ़ा था, हमने रेनफोर्समेंट जिसको आप बोलते हो पुनर्बलन, पुनर्बलन को हमने देखा कि अगर चीजों को करने के बाद कुछ अच्छा सा पुनर्बलन मिले, अच्छा सा रेनफोर्समेंट मिले, तो हम चीजें जल्दी से सीख जाते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि अगर इतने नंबर आए, इतनी परसेंटेज आप लेकर आए, तो आपको ये चीज दी, बच्चा उस चीज को लेकर पढ़ने स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हमने देखा था कि या तो चूहे और कबूतरों के प्रयोग किए गए थे कि जो पिंजरे में उछल कर रहा है, कबूतर है उस पिंजरे के अंदर जा रहे हैं। स्किनर बॉक्स यहाँ पर आ गया था। उस स्किनर बॉक्स के अंदर बनाया गया था कि कबूतर थे, उनको करंट दिया गया था, जैसे ही वो करंट को पार करते थे उन्हें दाना मिलता था। वह जैसे ही उस पिंजरे को पार कर लेता था तो उसे टुकड़ा मिलता था चीज का। ये कंडीशन उसके अंदर रखी गई कि पहले प्रोसेस करो, आप पहले चीजों को करो, अगर सफल हो जाते हो उसको करने में, तो आपको ये रिजल्ट पुनर्बलन मिलेगा, आपको कुछ दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस इसके अंदर था। फिर जीन प्याजे को हमने पढ़ा था। जीन प्याजे कहते थे कि स्कीमा के द्वारा, मतलब सोच और समझ के द्वारा अधिगम प्राप्त किया जा सकता है। इसके अंदर जीन प्याजे ने अलग अलग अवस्थाएं बताई थी। सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गत्यात्मक अवस्था, सारी संज्ञानात्मक व्यवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, सारी अवस्थाएं उन्होंने बताई। और उनके एज के लर्निंग प्रोसेस अलग अलग एज में अलग अलग होता है। स्टार्टिंग के अंदर चीजों को देखकर, फिर उन चीजों की कल्पना करके, फिर हमारे सामने जो है उन चीजों को, फिर अमूर्त जटिल प्रोसेस के अंदर आ जाता है। ये कहते थे खोज आधारित शिक्षा पर ये बल देते थे। फिर हमने बंडूरा को पढ़ा। अल्बर्ट बंडूरा को बताया कि अनुकरण और पर्यवेक्षण के द्वारा, ऑब्जर्वेशन करेंगे, चीजों का अनुकरण करेंगे, चीजों को कॉपी करेंगे, तो जैसा हमारे आसपास का माहौल सीख लेंगे। अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट है तो हम पॉजिटिव चीजों को सीख लेंगे, और नेगेटिव एनवायरनमेंट है तो हम नेगेटिव सीख लेंगे। इस सिद्धांत के द्वारा अगर आसपास सोशल स्किल को सिखाना है तो आसपास अनुकरण के द्वारा सिखाया जा सकता है। लैंग्वेज को सिखाना है तो अनुकरण के माध्यम से सिखाया जा सकता है। अब जिस प्रकार बात करोगे बच्चे ही उन लैंग्वेज को, छोटा बच्चा देखते हैं ना, तो आपकी मदर टंग है, चाहे वो आप पंजाबी बोलते हो, मारवाड़ी बोलते हो, लैंग्वेज बोलते हो आप, तो अगर जो मदर टंग है बच्चे को सुनते ही वो आने लग जाती है। क्यों? बच्चा आसपास घर ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, जैसे ही वो देखता है आप स्वतः ही सीख। पंडूरा ने बोबोडोल पर किए थे एक्सपेरिमेंट भी, ध्यान रखना। ये सबसे पहले बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किए गए इन्होंने, पावलोव ने कुत्ते पर किए, स्किनर ने चूहे और कबूतरों पर किए, और जीन प्याजे ने तो सीधा मनुष्य के बारे में, सोच के बारे में बताया था, इन्होंने बोबोडोल पर किए। और कॉलर ने सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किए। ये थोड़ा सा इनके एक्सपेरिमेंट आपको अगर याद रह जाएंगे तो इनकी थ्योरी भी इजीली याद रह जाएगी, क्योंकि चीजें अगर एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर की जाए तो वो चीजें जल्दी हमें याद हो जाती हैं। हमारी ज्यादा इंद्रियां काम करती हैं, ज्यादा सेंस, आपके काम सेंस और काम करेंगे, उतना ज्यादा हम चीजों को जल्दी सीख पाते हैं। तो अगर आप ये एक्सपेरिमेंट इनके याद रखोगे तो चीजें जल्दी सीख पाओगे आप भी। तो सामाजिक अधिगम बेंडूरा का हमने देखा था, अनुकरण और पर्यवेक्षण द्वारा अधिगम। इन्होंने कहा था कि आदर्श प्रस्तुत करो, मतलब एक आइडियल के रूप में सामने प्रस्तुत हो, तभी आइडियल रूप में ही आएगा आपके सामने। आप नेगेटिव प्रस्तुत कर रहे हो बच्चे के सामने, तभी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करेगा। क्योंकि हमने शिक्षा के संदर्भ में पढ़ना है तो हमने ओनली पॉजिटिव फैक्ट को पढ़ना है, कि पॉजिटिव फैक्ट अगर प्रस्तुत होते हैं तो बच्चा भी
ही अपनाएगा उस चीज। लास्ट में हमने पढ़ा गेस्टोल्टवाद का सिद्धांत, जिसे पूर्णाकार आपको बताया, समग्रवाद बताया, सूझ का सिद्धांत बताया, अंतर्दृष्टि सिद्धांत नाम बताया। इन चीजों का ध्यान रखना। उन्होंने कहा कि अंतर्दृष्टि द्वारा समस्या का समाधान होता है, मतलब जुगाड़ से समस्या का समाधान किया जाता है। अचानक से इसके द्वारा प्रॉब्लम सोल्व किया जा सकता है। और ये कहते हैं कि समझ पर आधारित है। रटंत प्रणाली को ये डिनाई करते थे कि रट्टा मार के नहीं, आप चीजों को अगर समझ कर सीखते हो तो वो आप उनसे जल्दी अपनी विकसित कर पाओगे समझ को। समझ समाधान जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है वो इस प्रिंसिपल पर, इसी थ्योरी पर काम करता है। तो ये 5 जो थ्योरीज हैं इनको अच्छे से ध्यान रखना। 6 थ्योरी सॉरी, ये जो है इनको अलग अलग ध्यान रखना कि किसने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, क्या बेस बताया। सबसे पहला स्टिमुलस और रिस्पॉन्ड का था, फिर कनेक्शनिज्म सॉरी सबसे पहले उत्तेजना और प्रतिक्रिया का, स्टिमुलस और रिस्पॉन्ड का था। फिर था कि भाई कंडीशनल लर्निंग हमने सीखी थी, शर्त अधिगम जिसको हम बोलते हैं। फिर पुनर्बलन का काम लिया हमने। फिर सोच और समझ के द्वारा खोज अधिगम, जीन प्याजे को कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास के बारे में हमने बात की। फिर बंडूरा की अनुकरण और पर्यवेक्षण के द्वारा हमने बात की कि बंडूरा कहते थे कि चीजों को ऑब्जर्व करो, चीजों का अनुकरण करो तो चीजें सीखी जा सकती हैं। और लास्ट में हमने गेस्टोल्टवाद को सीखा कि अचानक से या अंतर्दृष्टि आती है जिसके द्वारा सीखा जा सकता है। तो ये 6 थ्योरी, 6 के 6 कॉन्सेप्ट अपने माइंड में अलग अलग सेट करके रखना ताकि सब मिक्स ना हो। शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम सिद्धांत हमें क्या समझाते हैं कि विद्यार्थी किस प्रकार सीखते हैं और शिक्षक उन्हें किस प्रकार मार्गदर्शन दे सकते हैं। 6 थ्योरीज ये हमने देखी, मेन मेन जो थ्योरीज थी हमारी लर्निंग की, हमने 6 थ्योरी मेन देखी। तो इन थ्योरीज को लेकर टीचर सिखाता है तो बच्चे जल्दी सीख पाते हैं। हर थ्योरी का अपना एक अलग महत्व रहता है, तो इनके द्वारा स्टूडेंट को सीखने में भी मदद मिलेगी और टीचर जो है वो भी सिखा सकता है। जो बच्चा जिस प्रकार का है उसके ऊपर थ्योरी को अप्लाई करके, वो टीचिंग मेथड अप्लाई करके वैसे सिखाया जा सकता है। थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर ने व्यवहारवादी दृष्टिकोण दिया और पियाजे और कॉलर ने संज्ञानात्मक दृष्टिकोण दिया। संज्ञानात्मक मतलब आपकी समझ से। पियाजे भी यही कहते थे, खोजपूर्ण अधिगम की बात की उन्होंने तो समझ। और अंतर्दृष्टि जो गेस्टोल्टवाद है वो भी कहते हैं कि चीज समझो, फिर उस चीज को आप कर पाओगे। तो उन्होंने वहां पर बात की संज्ञानात्मक विकास की, और वहां पर व्यवहारवाद की बात की कि व्यवहार के अंदर चीजों को करते जाओ, अनुकरण करो चीजों का, चीजों को बार बार प्रैक्टिस करो, ट्रायल एंड एरर थ्योरी करवाओ, के अंदर कहीं ना कहीं कनेक्शनिज्म बिठाओ, कहां पर शर्त रखो, कहीं पर रेनफोर्समेंट दो। चीजों के द्वारा व्यवहार में उन चीजों को लाया जा सकता है। तो देखो थॉर्नडाइक की बात करें, पावलव की और स्किनर की, एक ने कहा कि रेनफोर्समेंट दे दो, एक कहता कनेक्शन बिठा दो, और पावलव कहता कि कंडीशन रख दो। इन तीनों के द्वारा, ये तीनों व्यवहार से रिलेटेड है, बिहेवियरल लर्निंग है कि व्यवहारवाद अधिगम जिसको हम बोलते हैं उनसे रिलेट करते हैं कि या तो ट्रायल एंड एरर के द्वारा बच्चे को सिखा दो, बार बार अभ्यास करवाओ बच्चा से, या फिर शर्त रख दो उसके सामने वो सीखेगा, या फिर उसे कोई गिफ्ट दे दो, पुनर्बलन दे दो, रेनफोर्समेंट दे दो, बालक सीख जाएगा। ये तीनों ये कहते थे। लेकिन नीचे अपन आए तो उन्होंने क्या कहा कि संज्ञानात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि चीजों को समझो। चीजों को जब तक आप समझोगे नहीं, जैसे गेस्टोल्टवाद कहते थे कि संपूर्ण समस्या को पहले देखो, चीज को समझो कि समस्या है कहाँ, तो उसका सोल्यूशन आपको आएगा। इन प्याजे भी कहते थे कि खोजपूर्ण अधिगम करो, कि चीजों को जो देन उससे हम सीख पाएंगे, क्योंकि आप खुद अगर उन चीजों को करोगे तो कभी नहीं। अगर आपने आज कोई प्रैक्टिकल किया है, कभी भी आपने अगर कोई प्रैक्टिकल खुद ने किया हुआ है, कोई मॉडल खुद ने बनाया हुआ है, क्या आप उसे भूल गए हो? नहीं, क्योंकि ज्यादा आपके ऑर्गन्स काम किए थे, आपके सेंस ऑर्गन्स ज्यादा काम किए थे, जिससे आपको याद है, आप उन्हें नहीं भूलोगे। जब चीजों को समझ कर किया जाता है तो हम उन्हें भूलते नहीं है। और बंडूरा ने सामाजिक प्रभाव को बताया, तो बंडूरा ने सामाजिक अधिगम दिया था ना कि जैसा अनुकरण, जैसी चीजों को देखोगे वैसी चीजों को आप ऑब्जर्व करोगे और वहां से सीखोगे। तो अनुकरण के द्वारा और पर्यवेक्षण, बंडूरा ने इस बात पर बल दिया था। इन सभी सिद्धांतों को संयुक्त उपयोग ही शिक्षा को प्रभावी और समग्र बना सकता है। ये देखो, एक बात ध्यान रखना, इन सबका संयुक्त उपयोग ही करना है हमें, ये नहीं कि ओनली अभ्यास करवाए जाओ, ट्रायल एंड एरर करो, अभ्यास करे, बार बार गलती करे फिर सीखे, गलती करे फिर सीखे, नहीं। अभ्यास करवाओ लेकिन चीजों को भी समझाओ। जैसे मैथ के बार बार क्वेश्चन ज्यादा दिए जाते हैं कि आप इनकी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप सीख, लेकिन कई बार ऐसा जो बुक के अंदर क्वेश्चन है लैंग्वेज चेंज करके दे दी। अब अगर ओनली अभ्यास किया हुआ हो, रट्टा लगाया हुआ हो, बार बार गलत हो रहे हैं, रट्टा लगा लिया वो सही, कि उस कॉन्सेप्ट को समझा भी है हमने साथ में, मतलब
गेस्टोल्टवाद भी वहाँ पर काम किया है। वहाँ पर हमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी मतलब संज्ञानात्मक जीन पियाजे का भी सिद्धांत अप्लाई किया, चीज़ों का भी है हमने, इसकी वजह से हम पा रहे हैं। ये सारे के सारे सिद्धांत एक साथ काम में लेने हैं, ये नहीं कि किसी एक सिद्धांत को पढ़ के बालक को शिक्षा दोगे तो बालक नहीं आएगा, सभी को संयुक्त एग्रीगेट रूप के अंदर हमें साथ लेकर चलना है, तब चीजों को समझ कर सकते हैं। अभी देखो, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर लर्निंग का प्रोसेस, लेकिन क्लास में सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते कि सभी पर एक जैसा सिद्धांत आप अप्लाई करो, सभी को एक ही मेथड से पढ़ाओ और बालक सीख। बालक अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई मेंटल डिसऑर्डर्ड बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, अन्य बालक है, अलग अलग डिसऑर्डर से किसी के अंदर कोई और मेंटल डिसऑर्डर होगा, तो हर किसी की जो मानसिक क्षमता है वो अलग अलग होती है। तो ऐसे बालकों की पहचान किस तरह करें, टीचर को कैसा पता चले कि कोई बालक है, कोई किस तरह का बालक है, कोई प्रतिभाशाली बालक है, आत्मक बालक है, कोई अपराधी बालक है, वो बालक किस तरह एडजस्ट करें, तो उन बच्चों को भी टीचर को समझ होना चाहिए कि कौन सा बालक किस तरह वर्क करेगा। सबसे पहले हम देखते हैं मेंटली रिटार्ड जो चिल्ड्रन होते हैं, मंदबुद्धि जो बालक होते हैं, उनको हम काम में लें। सबसे पहले मंदबुद्धि बालक होते कौन से हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मंदबुद्धि बालक वो बच्चे होते हैं जिनका बौद्धिक विकास सामान्य बच्चों, देखो बौद्धिक विकास की यहाँ बात हो रही है, शारीरिक विकास की बात नहीं हो रही। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पर ओनली बौद्धिक विकास की बात हो रही है, जिनका बौद्धिक विकास सामान्य बच्चों की तुलना में धीमा रहता है, यानी कि सामान्य बच्चों की तुलना में होता नहीं है, थोड़ा जो प्रोसेस है उनके डेवलपमेंट का वो थोड़ा धीमा रहता है। इनके बौद्धिक लक्षण, इनका सामाजिक व्यवहार तथा शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता सीमित होती है। ध्यान रखना, इनको लिमिटेड एरिया के अंदर ही सिखाया जा सकता है, क्योंकि अपने आईक्यू टेबल पूरा पढ़ेंगे तो उसके अंदर इनकी आईक्यू की बात करें तो इनका आईक्यू 70 से कम रहता है। सामान्य बच्चे की आपने देखा होगा 90 से 110 के बीच में रहता है आईक्यू लेवल, सामान्य बच्चों की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर मंद बुद्धि की बात करें तो 70 से कम आईक्यू रहता है, तो मतलब इनको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ये सामान्य बच्चों की तरह बात को इजीली समझ नहीं पाते, तो इनके लिए अलग टेक्निक का प्रयोग करना पड़ेगा, अलग मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। मंदबुद्धि बालक सामान्य बच्चों से, सामान्य बच्चों के समान शारीरिक रूप से तो दिख सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने बात की थी स्पेशली बौद्धिक विकास, शारीरिक रूप से नहीं बात की थी, शारीरिक रूप से सामान्य बच्चों की तरह ही दिखता, फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो ग्रोथ कर गया, लेकिन जो मेंटली स्ट्रक्चर है वो आता, उनका जो आईक्यू लेवल 70 से कम कम होता है, 70 से कम आकर वो मंद बुद्धि बालक उन श्रेणी के अंदर आ जाते हैं। लेकिन इनकी सीखने, सोचने, समझने, बोलने और समस्याओं को हल करने की क्षमता होती है वो सामान्य बालकों से कम होती है। देखो प्रतिभाशाली से तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, लेकिन अपने सामान्य बालकों से यहाँ पर कंपैरिजन करके बालकों को सीखने की ट्राई कर रहे हैं हम कि ऐसे बालक क्या होते हैं कि इनका आईक्यू लेवल 70 से कम रहेगा, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ दिखेंगे, लेकिन मेंटली रूप से वो थोड़ा सा डिसऑर्डर्ड है, मेंटली रूप से कहीं ना कहीं रिटार्टेड है। देखो यहाँ पर मेंटली रिटेटेड बच्चे देखे थे मैंने, मंद बुद्धि बालक अपने बात की थी, तो ये मंद बुद्धि बालक शारीरिक रूप से तो वैसे दिखते हैं, लेकिन इस सीखने की मतलब उनका लर्निंग प्रोसेस का सोचने का जरिया है, चीजों का जो समझने का तरीका है, उनके बोलने का और उनकी समस्याओं को हल करने की जो क्षमता है वो सामान्य बात की से कम होती। इस तरह सामान्य बालक, जैसे अब अंतर्दृष्टि का अंतर्दृष्टि का हमने सिद्धांत किया, गेस्टोल्ट वार्ड जिसको वहां पर मैंने कहा कि अचानक से समझ विकसित होती, ये जो बालक होते हैं इतने मेंटली डेवलप नहीं होते कि अचानक से किसी चीज का पाल पाए, अचानक से समाधान कर, ये बालक थोड़े से मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मेंटली डेवलप नहीं पूरी तरह हो पाते, तो इनको चीजों को समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ये जल्दी ऑब्जर्व नहीं कर पाते चीजों को, और ऑब्जर्व भी कर ले तो जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाते चीजों, तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना दब्बू किस्म के बच्चे होते हैं, चीजों को समझने में इनको टाइम लगता है, चीजों के लिए प्रति रिएक्ट करने में इनको टाइम लगता है, चीजों के बारे में ऑब्जर्व करने में इनको टाइम लगता है, बहुत जल्दी ये चीजों सीख नहीं पाते। तो शारीरिक रूप से तो वैसे होते हैं, लेकिन सीखने की, सोचने की, समझने की, बोलने की और समस्याओं को हल करने की जो क्षमता होती है वो सामान्य बालकों से इनकी कम रहती है। लक्षण इसमें देखते हैं, सबसे पहले बौद्धिक लक्षण इनके देखते हैं, इनकी जो सोचने और तर्क करने की क्षमता होती है वो बहुत धीमी, ये किसी चीज पर आर्ग्यू करना, किसी चीज पर तर्क वितर्क करना कि क्या सही क्या गलत है,
वो जो क्षमता होगी वो काफ़ी कम होगी इनकी। ये बहुत जल्दी-जल्दी, मैंने कहा ना, बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाते। चीज़ों को देख रहे हैं तो उन्हें समझने में उनको टाइम लगता है कि ये चीज़ें ऐसी क्यों हैं, कैसे हुई, कब हुई। ये चीज़ें जल्दी से रिज़ल्ट नहीं निकाल पाते चीज़ों का। इनको चीज़ों सोचने का और उनके प्रति तर्क करने की जो क्षमता होती है इनकी बहुत धीमी रहती है। स्मरण शक्ति इनकी कमज़ोर होती है, इनकी जो याददाश्त होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। ये चीज़ों को ज़्यादा याद नहीं कर पाते। जैसे अपन कहें ना कि भई इनका जो मेमोरी कार्ड है वो छोटा होता है। एक तरह से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं, क्योंकि आजकल सभी इन चीज़ों के बेस के ऊपर हैं, तो इनके माइंड का जो एक तरह से मेमोरी कार्ड है वो काफ़ी लिमिटेड होता है। इनकी जो स्मरण शक्ति है, याद करने की जो क्षमता है वो बहुत कम होती है, ये डेटा याद नहीं रख सकते। ध्यान केंद्रित करने में फोकस नहीं होता, इनसे चीज़ों का फोकस करने में भी इनको कठिनाई आती है। क्यों? क्योंकि उनका आईक्यू लेवल कम है। चीज़ों को देखते हैं लेकिन ईज़िली ऑब्जर्व करके अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। फोकस सिस्टम इनका है, इनका जो ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है वो रहती है। क्योंकि बताया कि इनका आईक्यू लेवल कम है। 90 से 110 के बीच में होता तो हम फोकस की जो पावर है वो क्रिएट कर सकते थे। इनको मेडिटेशन के द्वारा या अलग-अलग तरीकों के द्वारा इनका जो फोकस सिस्टम है वो बढ़ा सकते थे। लेकिन इनका जो आईक्यू लेवल है वो कम होता है, कारण इनका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित नहीं हो पाती। फिर जटिल अवधारणाओं को तो समझ ही नहीं पाते। चीजें अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड हैं वो तो इनकी रेंज से बाहर जाती हैं, तो ये समझ ही नहीं पाते। काफ़ी जटिल समस्याएँ जैसे आज ना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, बिल्कुल ईज़ी-ईज़ी चीज़ें भी इनको समझने में प्रॉब्लम आती है, तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को समझने में तो इनको प्रॉब्लम आएगी ही। चीज़ों समझ ही नहीं पाते, इनको समझ ही नहीं आती कि ये चीज़ें हो क्या रही हैं। जटिल जो प्रॉब्लम है उनको, शैक्षिक लक्षण इनके क्या-क्या हैं, इनके मतलब एजुकेशनल इन क्या-क्या प्रॉब्लम रहती है? धीरे-धीरे सीखना, पढ़ना, लिखना और गिनती करने में इनको कठिनाई आती है। बार-बार अभ्यास करने के बाद ही सीख पाते हैं। यहाँ पर ट्रायल एंड एरर थ्योरी काम करेगी मंदबुद्धि बालकों के लिए, कि चीज़ों को बार-बार अभ्यास करवाना, अगर वो गलती कर रहे हैं, बार-बार उनको रिपीट करवाना। मंदबुद्धि बच्चों के लिए ट्रायल एंड एरर थ्योरी काम करती है, जो हमने पढ़ा था ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में। और लंबे समय तक सीखने को याद नहीं रख पाते। अगर लॉन्ग टाइम प्रोसेस करते रहते हैं ये लर्निंग का, तो इजीली वो भी याद नहीं कर पाते। तो सबसे हमने पहले मेंटली इनके जो रीजन देखे, वही इनके एजुकेशनल रीजन रह सकते हैं, क्योंकि इसमें सोचने और समझने की क्षमता नहीं है। स्मरण शक्ति इनकी स्ट्रांग नहीं रहती, तो वही वहां पर एजुकेशन में भी कनेक्ट करती है, एजुकेशन में भी कनेक्ट करती है, क्योंकि धीरे धीरे सीख रहे हैं, ट्रायल एंड एरर के द्वारा सीख रहे हैं। और लंबे समय तक जो है, क्योंकि स्मरण शक्ति तेज नहीं है, स्मरण शक्ति ज्यादा नहीं है, वो कहा ना कि मेमोरी कार्ड जो इनका है वो ज्यादा जीबी का नहीं होता, जिसके कारण वो चीजों को याद नहीं रख पाते। तो इनको बार बार डेटा जो है वो डिलीट इनका हो जाता है। इस तरह का इनका सिस्टम रहता है। तो एजुकेशनल के अंदर भी यही प्रॉब्लम रहेगी कि उन्हें याद नहीं रहता, चीजों को भूल जाते हैं, चीजों को स्टोर नहीं रख पाते। बार बार उन्हें ट्रायल एरर बेस के ऊपर सिखाना पड़ता है, बार बार अभ्यास करवाना पड़ता है, अभ्यास के द्वारा ही बालक ये सीखते हैं। सामाजिक लक्षण इनके देखते हैं, ये देखो समूह में समायोजन करने में कठिनाई, वो साथ में एक साथ बैठ ही नहीं, एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम, अकेला रहना पसंद करते हैं। क्यों? कि ये कहीं ना कहीं हीन भावना से ग्रस्त, अपने अंदर ही इनके अंदर हीनता होती है, स्वतः ही हीनता डेवलप हो जाती है, जिसके कारण लोगों के साथ एडजस्टमेंट करने में इनको प्रॉब्लम आती है। ये ज्यादा लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकते। सामाजिक नियमों को समझने में समस्या आती है, कि जो सोशल रूल है उनको समझने में इनको प्रॉब्लम आती है, कि ये चीजें ऐसी क्यों, समझ ही नहीं आती कि ये चीजें क्यों हो रही हैं। और आत्मविश्वास की इसमें कमी होती है, और ये दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। अब देखो, मैंने कहा हीनता की भावना होती है, तो अगर हीनता की भावना है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना पॉसिबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस इसमें नहीं होता, इनमें आत्मनिर्भरता बिल्कुल भी नहीं होती। ये दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, मतलब दूसरों का सहारा लेकर ही अपना काम करते हैं। अगर कोई बात कहनी है ना, तो वो भी स्पष्ट रूप से नहीं कहेंगे, किसी के थ्रू बात कहेंगे। वो डायरेक्ट ये कनेक्ट नहीं होते किसी से भी, सोशल नहीं होते ये ज्यादा, ये अपने अंदर ही मस्त रहते हैं, क्योंकि इनमें हीनता थोड़ी ज्यादा हो जाती है। कि इनकी मेंटल लेवल, अपने देखा कि आईक्यू क्या है, सीधी सीधी बात है बेटा, मंद बुद्धि बालकों का आईक्यू 70 से कम, 70 से कम होने की वजह से तो फिजिकल तो ये ग्रोथ कर जाएंगे, लेकिन मेंटली ग्रोथ आते, मेंटली ग्रोथ नहीं होने के कारण स्टडी में नहीं ग्रोथ कर पाएंगे, सोशल ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, एजुकेशनल ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, तो मेंटल ग्रोथ है नहीं इनकी, तो वो चीजें बच्चों को याद नहीं रहता, इनकी स्मरण शक्ति कमजोर है, एडजस्टमेंट नहीं हो पाता इनसे, चीजों के लिए वो घुल मिल नहीं पाते लोगों के साथ,
साफ स्पष्ट रूप में बात नहीं कर पाते, तो ये प्रॉब्लम्स इनको रहती हैं। व्यवहारिक लक्षण इनके देखें तो नकारात्मक व्यवहार जैसे जिद्दीपन और अत्यधिक डर। अब देखो हीनता की भावना आती है तो इनको डर भी बहुत, छोटी छोटी बात पे इनको डर लगता है कि अगर ये ऐसा हो गया तो, मतलब मैं ये काम कर रहा हूँ अगर सही भी होगा लेकिन फिर भी इनके अंदर एक डर रहेगा कि तो कुछ गलती हो गई तो, वो चीजें इनके अंदर रहती है। इनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, इनमें जो आत्मविश्वास है उसकी कमी होती है, जिसके कारण ये डर के अंदर जीते हैं कि छोटी छोटी बात पे इनको डर लगता है कि कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूं। सही करने के बावजूद भी इनके अंदर वो डर की भावना रहती है, और जिद्दीपन इनके अंदर बहुत रहता है, चीज को लेकर वो अटक जाते हैं वहीं पर कि इससे आगे जाना ही नहीं है। कुछ मामलों में आक्रामकता भी इसके अंदर आती है, क्योंकि हीनता की भावना है, जब हीनता की भावना एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो बालक के अंदर आक्रामकता आ जाती है, के अंदर एंगर इश्यूज ज्यादा आ जाते हैं, अटैक करने का जो है वो जो प्रोसेस रहता है वो बालकों के ज्यादा आता है, क्योंकि चीजें उन्हें समझ ही नहीं आ रही, और चीजें जब समझ नहीं आती तो आक्रामक प्रवृत्ति बालक दिखाने लग जाता है। अनुशासन बनाए रखने में कठिनाई, इनको ना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, डिसिप्लिन को अपने ऊपर बर्डन समझ कि जब डिसिप्लिन सिखाया जाता है तो कुछ रूल रेगुलेशन अप्लाई किए जाते हैं और उन्हें मानना पड़ता है, तो इन इनके अंदर उन चीजों मानने की जो है कि अपने आप को हीन समझते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें कुछ करना ही नहीं है, कि डरते हैं और डिसिप्लिन में रहेंगे। और डर भी अगर बालक के अंदर है, देखो एक डिसिप्लिन से, टीचर से डर रहे हैं, टीचर डिसिप्लिन रह रहा है, रखवा रहा है कि भाई नहीं ये चीजें करनी है वो चीजें करनी है, तो बालक डर रहा है। और एक डर होता है कि भाई अंदर स्वतः ही डरना, कि टीचर आ गया पहले ही डर कर अंदर, टीचर ने कुछ भी नहीं कहा, बहुत पोलाइट रह रहा है वो आप लोगों के साथ, तब भी बालक उन चीजों से डर रहा है कि कहीं मुझसे कुछ क्वेश्चन पुट कर लिया जाए, मुझसे कुछ पूछ लेने। बालक को आता है लेकिन एक्सप्रेस करने का जो पावर है, उसका एक्सप्रेस करने की जो क्षमता है वो उसके अंदर नहीं है, उतनी एबिलिटी नहीं है, बालकों के अंदर आ जाते हैं। तो 70 से कम इनका आईक्यू याद रखना, इनके अंदर शारीरिक, ये फिजिकल रूप से काफी इनकी ग्रोथ हो जाती है, लेकिन मेंटल रूप से, सोशल से, और ये जो एजुकेशनल फील्ड के अंदर है ये काफी वीक रहते हैं। सामान्य बच्चों के साथ पढ़ना इनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, इनके लिए अगर सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना है तो टीचर को अलग टीचिंग मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा और अलग से इनका क्लास लेना पड़ेगा। ये बालक थोड़े से आक्रामक भी हो जाते हैं कई बार, और इनके अंदर हीनता की भावना थोड़ा ज्यादा रहती है, और ऐसे बालक एजुकेशनल फील्ड के अंदर थोड़ा पीछे रहते हैं, क्योंकि इनको ट्रायल एंड एरर के द्वारा याद करवाया जाता है, तो बार बार अभ्यास करके इनको याद करवाया जाता है। इसके कारण, और इनकी मेमोरीज जो होती है, इनकी जो स्मरण की क्षमता होती है, इनकी जो याद रखने की जो क्षमता होती है वो काफी कम होती है। लेवल इनके अलग अलग रहते हैं। इनके लेवल कल अपने देखें कि मंद बुद्धि बालकों के कितने लेवल हैं, किस किस टाइप में मंद बुद्धि आती है। जैसे 70 से कम है तो 70 से भी कितना कम, 60 तक, 50 तक, 40 तक, 30 तक, तो ये भी इनका अलग अलग लेवल रहता है। तो अगर 70 के आसपास है उन्हें फिर भी इजीली सिखाया जा सकता है कि नहीं, टीचिंग मेथड के द्वारा। लेकिन कुछ और भी लेवल अलग अलग रहते हैं जिनके द्वारा बालकों को सिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उन लेवल्स को अपने कल की क्लास में आगे कैरी ऑन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर